चलो देखो बेटा, सो वेव ऑप्टिक्स के अंदर जो टॉपिक्स हम लोगों ने लास्ट में कर लिए थे ना, उनसे आगे चलने से पहले एक दो पॉइंट्स का छोटा छोटा रीकैप रख लो, ठीक। जिसमें कि आप लोग सबसे पहले क्या ध्यान रखना कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसको लेकर के, इंटरफेरेंस को लेकर के, तो इंटरफेरेंस में दो कैटेगरी आ जाएंगी। सबसे पहला कौन सा रहेगा हमारा, कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में दो चीजें याद रखना। पहला याद रखना फेज डिफरेंस। तो अगर कंस्ट्रक्टिव में ले रहे हो फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस कितना रहेगा, 0 डिग्री। और अगर कंस्ट्रक्टिव में आप बात कर रहे हो किसकी, पाथ डिफरेंस की, सो कंस्ट्रक्टिव का पाथ डिफरेंस इज फर्दर क्या बोला जाएगा कि पाथ डिफरेंस किसके लिए देख रहे हो, मैक्सिमा के लिए। तो इसे हमेशा कितना ध्यान रखना है बेटा, एन लैम्डा, जिसमें कि हमारी एन की वैल्यू 0 से शुरू होगी, इस तरीके से जाती जाएगी, ठीक है। तो ये तो ध्यान रखना है किसमें, कंस्ट्रक्टिव। अलोंग विद दिस क्या ध्यान रखना है कि आर मैक्सिमम इज गोइंग टू बी A1 प्लस A2। और अगर हम बात करते हैं इंटेंसिटी की, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम विल बी आर मैक्सिमम का स्क्वायर, which can be written as A1 plus A2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। और फर्दर हम क्या लिखेंगे बेटा इसको, दिस इज अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 स्क्वायर। मतलब जो नई वेव बनेगी उसमें एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन का एक्सटेंट जो है वो ज्यादा होगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, इंटेंसिटी भी मैक्सिमम। और इसी को अभी हम YDAC पढ़ने वाले हैं, सो वी विल टेक दिस एज द ब्राइट फ्रिंज वाला पॉइंट लेकर के चलेंगे कि ये हमारी क्या बनाने में हेल्प करेगा, ब्राइट फ्रिंज बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से हम लोग याद रखेंगे अपने सेकंड पॉइंट में किसके लिए बेटा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो डिस्ट्रक्टिव बेसिकली क्या बनाने में हेल्प करता है, डार्क फ्रिंज बनाने में हेल्प करेगा। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि अगर फेज डिफरेंस देखते हैं, हाँ बिल्कुल सही मानी, कितना बेटा, इट इज 180 डिग्री। और अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, पाथ डिफरेंस की, सो पाथ डिफरेंस जो है वो कितना चलेगा, दिस इज 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2। अच्छा, जो यही बोलते हैं ना, वो किसके लिए बोलते हैं, दिस इज फॉर मिनिमम। और यहां पर हमें ध्यान रखना है n की वैल्यू 0 से नहीं होगी, ये कहां से रहेगी बेटा, 1 से रहेगी, ये चीज हो जाएगी। और इस केस में एम्पलीट्यूड जो बनता है वो मिनिमम, जो कि कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी A1 माइनस A2, ये चीज बनेगी, ठीक है। एम्पलीट्यूड मिनिमम, तो इंटेंसिटी भी क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी। कितनी हो जाएगी, R मिनिमम का स्क्वायर, this is A1 minus A2 का square and can be written as under root I1 minus under root I2 का square। तो YDAC को भी पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें हमें पुराने वाले में से ये सारे पॉइंट्स अच्छे से ध्यान रखने हैं। इतना हो जाएगा ना, ठीक। अब एक चीज और सीखते हैं हम लोग, आज बेटे जल्दी से आया। अब इसी के साथ आप लोगों को ध्यान रखना है बेटा यहाँ पर the concept of coherent sources, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। भाई मान लेते हैं हमारे पास यहां पर दो लाइट सोर्स लिए हम लोगों ने, ठीक है, से द सोर्स 1 और एक यहां ले लिया हम लोगों ने, से द सोर्स 2, ठीक है। अब इन दोनों सोर्सेस को हम लोगों ने एलिमिनेट किया, ठीक। एलिमिनेट करने का मतलब क्या, हमारे पास दो ट्यूबलाइट्स हैं या दो फ्लोरोसेंट बल्ब्स हैं, हमने स्विच ऑन किया, सो दिस मींस हम क्या कर रहे हैं, उन्हें एलिमिनेट कर रहे हैं। एलिमिनेट करेंगे तो दे विल स्टार्ट रेडिएटिंग, वो क्या करना शुरू करेंगे, रेडिएट करना शुरू करेंगे। भाई हमारे पास हमारे सोर्स ने कुछ रेडिएशंस दी और हमारे सोर्स 2 ने भी कुछ रेडिएशन दी। भाई इस रेडिएशन का अपना एम्पलीट्यूड होगा, इसका अपना एम्पलीट्यूड होगा, इसकी अपनी वेवलेंथ होगी, इसकी भी अपनी वेवलेंथ होगी। अगर
दोनों के एम्पलीट्यूड क्या हो जाते हैं? सेम। और दोनों की वेवलेंथ भी क्या हो जाती है? सेम। ठीक है, एक तो ये चीज ध्यान रखेंगे। और दूसरी चीज क्या ध्यान रखेंगे कि अलोंग विद दिस दे हैव जीरो फेज डिफरेंस। या तो फेज डिफरेंस कितना हो जाए? जीरो हो जाए, और या फिर फेज डिफरेंस क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए। तो इन दो सोर्सेस को हम क्या कहेंगे? कोहेरेंट सोर्सेस। सिंपल सी चीज भाई, अगर हमने दो लाइट सोर्सेस लिए, उनको इल्यूमिनेट किया, and they start radiating the radiations of equal amplitude and equal wavelength, and they have zero phase difference or constant phase difference, then the two sources are said to be what? और इसी के साथ हमें यहाँ एक क्वेश्चन भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। कहता है टू independent sources can never be coherent। जल्दी से बच्चे, ठीक है, कि दो इंडिपेंडेंट सोर्स जो है वो कभी भी कोहेरेंट नहीं होंगे। अब ऐसा क्यों भाई? अगर दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, ठीक है, मान लो जैसे हमारे पास ये वाली लाइट, फिर एक ये वाली लाइट, तो ये फोटोन्स एमिट करेंगे, और जब फोटोन्स एमिट होंगे तो वो रैंडम मोशन में होंगे, उनका कोलिजन होगा। कोलिजन कैसा रहेगा? परफेक्टली इलास्टिक, मोमेंटम कंजर्व, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, बट नंबर ऑफ फोटॉन्स कभी भी कंजर्व नहीं होंगे। ये पॉइंट आपको कहां लिखा मिलेगा? जब आप अपने चैप्टर में, ड्यूअल नेचर चैप्टर में जाओगे ना, वहां एक टॉपिक है आपका फोटोन पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो वहां उनके अंदर एक पॉइंट है कि ड्यूरिंग कोलिजन मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, बट नंबर ऑफ फोटॉन्स नेवर रिमेन्स कंजर्व। नंबर ऑफ फोटोन कभी कंजर्व, तो इसका मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स दैट फोटोन विल कीप्स ऑन चेंजिंग। तो उसकी वजह से फेज डिफरेंस ना तो जीरो हो पाएगा और ना ही, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई। इस वजह से दो इंडिपेंडेंट सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं होंगे। आई बात समझ में? सो ये पॉइंट हम मेंशन कर लेते हैं कि दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नेवर बी कोहेरेंट। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग फोटोन कोलिजन, भाई ये फोटोन कोलिजन हो रहा है, जो काइनेटिक एनर्जी है दिस विल बी कंजर्व, जो हमारे पास मोमेंटम है दिस विल बी कंजर्व, बट नंबर ऑफ फोटोन्स नेवर बी कंजर्व। नंबर ऑफ फोटॉन्स कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेंगे, दे विल कीप्स ऑन चेंजिंग। और इसी की वजह से फेज डिफरेंस ना तो जीरो हो पाएगा और ना ही कांस्टेंट हो पाएगा। तो वो कोहेरेंट की कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इस वजह से दो इंडिपेंडेंट सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं है। ध्यान रहेगा? तो अब एक पॉइंट और ध्यान रखना, जब कोहेरेंट लेंगे ना हम लोग, तो दो अलग अलग नहीं लिए जाएंगे, सोर्स एक ही होगा। उस एक ही सोर्स से आगे चल के कंडीशन डेवलप हो जाएगी किसकी? कोहेरेंट। अभी देखते हैं किस तरीके से डेवलप होगी। पहले बताओ, ये पॉइंट समझ आया? श्योर? पक्का क्लियर? अब इसी को हम इंप्लीमेंट कर लेते हैं अपने पास, जो अभी हमने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव वाला लिखा था ना, उसके अंदर इंप्लीमेंट करो उसको पहले। सो देखो क्या होगा भाई, अगर हम लोगों ने उसे इंप्लीमेंट किया किसके लिए? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले पॉइंट के। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला पॉइंट बोले तो मैक्सिमम वाली कंडीशन थी। तो हमारे पास आर मैक्सिमम कितना था? दिस इज A1 प्लस A2, बट अब हमारे पास A1 और A2 दोनों क्या हो गए? जल्दी से बराबर हो गए। सो सीधा वैल्यू भी आपने रिप्लेस करा, तो आपके पास R मैक्स कितना बन गया बेटा? 2A। और अगर R मैक्स 2A बना, और हम जानते हैं कि व्हाट इज मैक्सिमम इंटेंसिटी, दिस इज R मैक्सिमम का स्क्वायर, सो दिस विल बी 2A का, एंड दिस इज गोइंग टू बी। तो ये भी ध्यान रखना, अगर हमें I मैक्सिमम 4A स्क्वायर, तो इसी को फर्दर क्या लिखा जाता है? I नॉट भी लिखा जाता है। अभी देखेंगे क्या इस्तेमाल करना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो जाएगा? और देखो अब क्योंकि मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही है, ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होगी, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज व्हाट? द ब्राइट फ्रिंज। अभी देखेंगे आगे चल के।
आया समझ? और अगर हम लोग इसी सिचुएशन को कहां यूज कर दे बेटा, डिस्ट्रक्टिव वाले में यूज कर दे। अब डिस्ट्रक्टिव बोले तो क्या कहते थे बेटा, इसी को मिनिमा कहते थे। सो वहां पर क्या हुआ, आर मिनिमम इज इक्वल टू A1 माइनस, पर बेटा A1 और A2 दोनों बराबर है, अस्तु सामने ध्यान दो बेटा। सो यहां वैल्यू रखते हैं, कितना आ गया 0। भाई मिनिमम एम्पलीट्यूड 0, और क्योंकि इंटेंसिटी इज व्हाट, आर मिनिमम का स्क्वायर, सो इंटेंसिटी भी क्या होगी, यहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमम था, दैट इज व्हाई ब्राइट, यहाँ इंटेंसिटी खत्म हो गई। सो जब इंटेंसिटी बनी ही नहीं पा रही, तो इस वजह से इसको क्या कर दिया जाता है, डार्क कर देते हैं। ध्यान रहेगा सभी बच्चों से, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। फिर दूसरी चीज, अब जो इक्वेशन कर रहे हैं अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, this is equation of resulting intensity। इसको ध्यान से समझिएगा भाई, हम लोगों ने अगर याद हो इक्वेशन ऑफ नेट एम्पलीट्यूड लिखा था, तीन चीजें लिखी थी वैसे तो, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इक्वेशन ऑफ एम्पलीट्यूड, इक्वेशन ऑफ इंटेंसिटी। सो एम्पलीट्यूड को पकड़ते हैं हम लोग। तो हम जानते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi। ये जो भाई हम आगे चल के अभी पढ़ना शुरू करेंगे इंटरफेरेंस, और उसको किसमें इंप्लीमेंट करेंगे, YDAC में। और YDAC कब काम करेगा, कोहेरेंट के लिए। तो हम पहले सारी कंडीशंस तैयार कर लेते हैं, अपने पास इक्वेशंस तैयार कर लेते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं कोहेरेंट को लेकर के, तो कोहेरेंट में ये A1 A2 बराबर हो जाएंगे, ठीक। सो फॉर कोहेरेंट A1 इक्वल A2 इक्वल A, अगर इसे इंप्लीमेंट करते हैं तो कितना बना, आर स्क्वायर इक्वल A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर cos phi। ये चीज बनेगी हमारे पास। ये आर स्क्वायर जो है, दिस इज व्हाट, नेट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, and amplitude का square is what, intensity। so we can write this as what, the net intensity। इसे हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, net intensity। so हमने लिख दिया I net equals, ये कितना हो गया 2A square plus 2A square and cos phi, यही चीज बनेगी। so I net will be equal to 2A square common 1 plus cos phi, ये चीज आएगी। अब हाफ एंगल फॉर्मूला से आप ध्यान रखिए कि what is this 1 plus cos phi, this can be written as 2 cos square phi by, भाई देखो 1 plus cos 2 थीटा, तो कितना 2 cos square थीटा, यहाँ एंगल का हाफ तो वहां भी एंगल का, भाई यहाँ 2 phi होगा बट यहाँ 5 हो गया, तो वहां पे 5 का करना पड़ेगा, ठीक है। इसको अगर यूज कर लेते हैं तो हमारे पास आई नेट, भाई ये 1 प्लस cos phi की जगह आपने कितना रख दिया यहाँ पे 2 cos square phi by 2। सो आपकी इक्वेशन क्या बन गई बेटा, आई नेट इज इक्वल टू 2A स्क्वायर इनटू दिस 2 cos square phi by 2। सो व्हाट विल बी दिस आई नेट देन, this is 4A square cos square phi by, और अगर आप लोगों को याद हो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा, पांडे सामने ध्यान बेटा, what is 4A square, this is maximum intensity, maximum intensity बोले तो I naught, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाता है, I net is equal to I naught and cos square phi by। कर सकते हैं सभी इसको, पक्का श्योर है, यहां तक कोई डाउट किसी को। अब इन सब की हेल्प से हम कोशिश करेंगे क्या सीखने की, YDAC, ठीक है। सो लेट्स बिगिन द गेम। YDAC देखते हैं कि क्या करना है हम लोगों को।
So Young's double slit experiment. अब ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कुछ पॉइंट्स बनेंगे, कुछ कंडीशंस बनेंगी, उन्हें ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज हम लोगों ने लिया बेटा यहाँ पर एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। आपको सोर्स जो रखना है वो कैसा रखना है? मोनोक्रोमेटिक सोर्स। मोनोक्रोमेटिक सोर्स मींस सिंगल वेवलेंथ। भाई अगर हमने ले लिया यहाँ पर व्हाइट लाइट में वी विल हैव 7 डिफरेंट वेवलेंथ, तो वो मोनोक्रोमेटिक नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा? पॉलीक्रोमेटिक बन जाएगा। और हमें लेना कैसा है यहाँ पे? क्योंकि ये मोनोक्रोमेटिक ही आगे चल के कोहेरेंट की कंडीशन डेवलप कर पाएगा। अगर पॉलीक्रोमेटिक लिया तो वो सक्सेसफुल नहीं रहेगा। ठीक है। नाउ अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा ना, इफ इट इज अ पॉइंट सोर्स, तो कैसा वेव फ्रंट? स्फेरिकल वेव फ्रंट। सो यहां से हमारा जो वेव फ्रंट ओरिजिनेट होगा वो कुछ इस तरीके से। इस तरीके से वेव फ्रंट ट्रेवल कर कैसे? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अब हम लोगों ने अपने इस वेव फ्रंट के रास्ते में यहां पर एक सिंगल स्लिट रख दी। ठीक, ये हमने रखी यहां पर एक, जिसकी विड्थ कितनी रखनी है? एक। अब आप लोग इसे या तो कह दीजिए सिंगल स्लिट, बिल्कुल सही, और क्या कह सकते हो? सोर्स स्लिट। अब बेटा आप लोगों को ना याद करना है वेव थ्योरी, हिजन्स प्रिंसिपल। उसका पहला पॉइंट क्या कहता था? एवरी न्यू पॉइंट इन द गिवन वेव फ्रंट विल बिहेव एज द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस व्हिच विल गिव राइज टू द न्यू वेव। दैट न्यू वेव फ्रंट इज नोन एज व्हाट? सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब सुनो ध्यान से, हमारा वेव फ्रंट ये ट्रेवल करते हुए आ रहा है बिंदास, इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है। ठीक है। अब हम लोग अगर ध्यान से देखें तो यहां पर ये जो सिंगल स्लिट है, ये सिंगल स्लिट किसका काम करेगी? द सिंगल स्लिट इज बिहेविंग एज व्हाट? बिहेविंग एज अ सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। ये किसका काम करेगी? सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस का। सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस का काम करेगी। तो यहीं से हमारे पास एक नया वेव फ्रंट बन जाएगा, नहीं बनेगा बेटा बताओ? ये हमारा एक नया वेव फ्रंट बन जाता है और ये इस तरीके से ट्रेवल करने लगेगा बिंदास। ठीक है। और क्योंकि हम कोई मीडियम चेंज नहीं कर रहे, जो मीडियम यहाँ है वही मीडियम यहाँ है, सो देयर इज नो चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ध्यान रखिएगा, जब तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज नहीं है तब तक स्पीड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, इनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अगर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदला तो केवल दो चीजें ही बदलेंगी, स्पीड एंड वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी और एनर्जी हमेशा क्या रहने वाली है? सेम। उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। सो फिलहाल हमने कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं करा, मीडियम एक ही चल रहा। तो जो वेवलेंथ हमारे पास यहां रहेगी बेटा, जो वेवलेंथ यहां रहेगी वही सेम वेवलेंथ इसके लिए भी बनेगी या नहीं बनेगी? एग्री टू दिस पॉइंट? श्योर हो? चलो अब हम लोग इसके रास्ते में रखते हैं डबल स्लिट। सो ये रख दी हम लोगों ने यहां पर हमारी डबल स्लिट। और तो ये S1 और इधर से ये हो गया बेटा S2। और ये जो विड्थ है ये हमेशा क्या रखनी है आपने? स्मॉल। भाई देखो, हमने कहा एवरी न्यू पॉइंट विल बिहेव एज द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। सिंगल स्लिट रखी तो कितनी डिस्टर्बेंस? एक। अब डबल स्लिट रखी तो कितनी डिस्टर्बेंस? दो। यही चीज होगी ना। जब एक डिस्टर्बेंस थी तो कितने वेव फ्रंट बने? नहीं, एक बना। अब दो डिस्टर्बेंस है तो कितने बनेंगे? दो बनेंगे। सो यहां पर हमारा वेव फ्रंट इस तरीके से ट्रेवल करके आ रहा है बिंदास। ठीक।
और उसको रास्ते में अब कितनी डिस्टर्बेंसेस मिली? दो डिस्टर्बेंसेस मिली। तो हमारे पास यहां से एक वेव फ्रंट बनेगा कहां पर? S1 से होते हुए, इस तरीके से। बेटा समझ आ रहा है अच्छे से? ठीक है। और दूसरा वेव फ्रंट कहां से बनेगा? S2 से। सो एक यहां से बना देते हैं, इस तरीके से। कंसेप्ट समझ आया भाई? अगर देखा जाए तो हमारे पास मीडियम में कोई चेंज नहीं है। तो जो वेवलेंथ यहां है वही वेवलेंथ S1 से निकलने वाले वेवफ्रंट की और वही वेवलेंथ S2 से निकलने वाले वेवफ्रंट की भी रहेगी। सो इस वाले की वेवलेंथ कितनी? लैम्डा। और इस वाले की भी कितनी? टू सोर्सेस, ठीक, रेडिएटिंग टू वेवफ्रंट्स विद द सेम वेवलेंथ। कोहेरेंट बन गया। सोर्स एक ही था, ठीक है, दो इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं थी, सोर्स एक ही था। उस सोर्स से जो वेवफ्रंट बना उसमें हमने एक ही इंस्टेंट ऑफ टाइम पर दो डिस्टरबेंसेस कंसीडर करी, और वो दो डिस्टरबेंसेस से जो दो नए वेवफ्रंट बने उनकी वेवलेंथ क्या हुई? सेम हो गई, जिसकी वजह से अब वो किसकी कंडीशन सेटिस्फाई कर पा रहे? कोहेरेंट की कंडीशन सेटिस्फाई कर पा रहे। आई बात समझ में? यहां तक कोई डाउट किसी को? पक्की बात है। अब हम क्या करते हैं, यहां रख लेते हैं हमारी स्क्रीन से, ये रखी हम लोगों ने हमारी स्क्रीन। आप लोग स्क्रीन लिख लीजिए और फर्दर क्या लिख सकते हैं बेटा? फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है, दोनों चीजें सेम है आपके पास। अब देखिए हमारे पास क्या होगा भाई, इस पूरे रीजन के अंदर अगर ध्यान से देखा जाए बहुत सारी जगह ऐसी है जहां डार्क विद द डार्क है एंड डॉटेड विद द डॉटेड है ना? सो अगर याद करो जब हमने ये वाला वेवफ्रंट बनाया था तो इसमें डार्क को क्रस्ट और डॉटेड को, तो चॉइस है, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि डार्क को क्रस्ट, डॉटेड को ट्रफ, आप रिवर्स ले लो, कोई टेंशन नहीं है। सो अभी फिलहाल हम क्या देख रहे हैं? डार्क डार्क के साथ है और डॉटेड डॉटेड के साथ है। अगर हम कंसीडर कर लेते हैं डार्क वाले को क्रस्ट और डॉटेड वाले को, तो मैं कह सकता हूं क्रस्ट इज विद द क्रस्ट एंड ट्रफ इज विद द, हाँ इसका मतलब इस पूरे के पूरे सिस्टम में मतलब ये क्या हो रहा है? इंटरफेरेंस हो रहा है, दो वेव्स आपस में क्या कर रही है? सुपरइम्पोज, इंटरमिक्सिंग हो रही है। तो यहां कहीं ना कहीं ऐसा कुछ मामला चल रहा है कि क्रस्ट इज विद द क्रस्ट एंड ट्रफ इज विद द, ऐसा कुछ हो रहा होगा। और क्योंकि हमारे पास कंडीशन आ चुकी है किसको लेकर के? कोहेरेंट को लेकर के। अब कोहेरेंट है तो एम्पलीट्यूड भी क्या रहेंगे? सेम। तो देखो हम अगर प्रॉपरली बना करके दिखाना चाह रहे हैं तो कैसे बनाना चाहिए हम लोगों को? से मैंने एक ये बनाई वेव क्रस्ट ट्रफ और दूसरी वेव सेम एम्पलीट्यूड, तो बिल्कुल ठीक इसी के ऊपर इस तरीके से। आई बात समझ में? सो यहां पर हमारे पास फेज डिफरेंस कितना हो गया? 0, जिसकी वजह से हमारे पास जो R मैक्सिमम है वो कितना बन गया? 2a, जिसकी वजह से जो I मैक्सिमम है वो कितना हो गया? 4a², दैट कैन बी रिटन एज, उसी को हम क्या लिख सकते हैं? I, एंड दैट रिजल्ट्स इन व्हाट? अ ब्राइट फ्रिंज। तो क्या बनाएगा? ब्राइट फ्रिंज बनाएगा। समझ आया नहीं आया? अब इसी तरीके से हम ये भी तो देख रहे हैं कि बहुत सी जगह ऐसी बन रही हैं जहां डार्क डॉटेड के साथ है और डॉटेड डार्क के साथ, डार्क डॉटेड के साथ है और डॉटेड डार्क के साथ। मतलब क्रस्ट इज विद द ट्रफ एंड ट्रफ इज विद द क्रस्ट। सो इसका मतलब वहां ऐसा कुछ होगा कि हमारे पास एक तो वेव ये ले ली हमने, ठीक, क्रस्ट ट्रफ, दूसरी वेव विद द इक्वल एम्पलीट्यूड लेनी है, ठीक है। सो रफ स्केच पे हमने ऐसा कुछ बनाया, डन। तो अब हमारे पास फेज डिफरेंस कितना हो गया बेटा? दिस इज 180। सो एम्पलीट्यूड मिनिमम जो कि कितना बन गया? क्योंकि कोहेरेंट है ना, सो वो बना 0 और मिनिमम इंटेंसिटी कितनी आ गई? 0। सो इसने तो क्या बनाया? ब्राइट। और इसने क्या बनाया? तो इस वजह से हमें हमारी स्क्रीन पर इस तरीके से कॉन्जिक्यूटिव फ्रिंजेस मिल जाते हैं, ठीक है। दिस इज ब्राइट, डार्क
ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट, इस तरीके से, ठीक है। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फ्रिंजेस, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या बनी हमारी, दिस इज वी हैव अ ब्राइट फ्रिंज, ये हमारी बन गई है एक ब्राइट फ्रिंज, और ये हमारे पास क्या बन गई हमारी एक डार्क फ्रिंज। समझ आया बेटा आप लोग अच्छे से? इतने हिस्से में कोई डाउट? अब की बात है, नाउ लेट्स प्रिपेयर वन मोर क्वेश्चन। कंडीशन क्या बनी, अगर हम YDAC स्टडी करना चाहते हैं, हमारे सोर्स कैसे होने चाहिए, कोहेरेंट होने चाहिए। अगर वो कोहेरेंट होंगे तो फेज डिफरेंस विल बिकम्स कांस्टेंट, जो फेज डिफरेंस होगा वो क्या बनेगा, कांस्टेंट बनेगा। अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट बना तो चेक आउट, ये इक्वेशन है, अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट बना तो नेट इंटेंसिटी भी क्या बनेगी, कांस्टेंट। समझ आई बात क्या नहीं? सिंपली रिपीटिंग द पॉइंट, हमने बात करी YDAC की, YDAC में कंडीशन द सोर्सेज शुड बी कोहेरेंट। ऐसा क्यों क्वेश्चन उठता है कि कोहेरेंट क्यों जरूरी है, आप नॉन कोहेरेंट क्यों नहीं ले रहे, कोहेरेंट ही क्यों लेके चल रहे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। सो कोहेरेंट लेने की वजह से फेज डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट। अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट तो इंटेंसिटी भी, जो नेट इंटेंसिटी होगी वो भी, इसका मतलब ऑल द ब्राइट फ्रिंजेस विल बी इक्वली ब्राइट, जितने भी हमारे ब्राइट फ्रिंजेस बने हैं ये इक्वली ब्राइट होंगे। कोई ऐसा नहीं होगा कि कम ब्राइट हो गया, ज्यादा ब्राइट हो गया, नहीं, ऑल ब्राइट विल बी इक्वली एंड ऑल द डार्क विल बी इक्वली, एंड सच अ पैटर्न इज नोन एज अ सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। उस तरीके के पैटर्न को क्या नाम दिया जाता है, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। बात समझ आई या नहीं है? पक्का? तो क्वेश्चन एक तो यही हो गया कि भाई कोहेरेंट क्यों होनी चाहिए, कोहेरेंट इस वजह से होनी चाहिए सो दैट फेज डिफरेंस बन जाए कांस्टेंट, नेट इंटेंसिटी भी क्या हो जाए, कांस्टेंट, और नेट इंटेंसिटी के कांस्टेंट होने का मतलब है ऑल द ब्राइट विल बी इक्वली ब्राइट एंड ऑल द डार्क विल बी इक्वली, सो वी कैन से दैट एक सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न बन जाएगा। कोई डाउट? दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ ऑब्टेनिंग अ सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। अगर हम चाहते हैं कि एक सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न बने तो उसकी कंडीशंस क्या होंगी। देखो, सबसे पहली सोर्स कैसे होने चाहिए, सोर्स कैसे होने चाहिए, एंड दे शुड बी क्लोज टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के करीब रखे हों। अगर हमने इन दोनों को बहुत दूर कर दिया तो क्या जो दो वेव फ्रंट वहां से जो एमर्ज आउट कर रहे हैं, जो वहां से दो वेव फ्रंट बन रहे हैं, वो क्या प्रॉपर्ली एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, तो इंटरफेरेंस पैटर्न भी। सो व्हाट आर द टू एसेंशियल कंडीशंस, पहली द सोर्सेज शुड बी कोहेरेंट, दूसरी दे शुड बी प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। ये आपके नोट्स में मैंने आपको लिखवाया हुआ है, जब आप नोट्स को प्रॉपर्ली गो थ्रू करेंगे तो वहां क्वेश्चन फॉर्म में जरूर मिलेगा आपको। क्लियर हुआ अच्छे से? और अभी जैसे मैंने बोला ना कि द टू सोर्सेज शुड बी प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, तो वहां मैंने आपको इसको एक और तरीका बताया था कि आप इसी को क्या लिख सकते हो, द विड्थ ऑफ द स्लिट शुड बी नैरो, मतलब जो डबल स्लिट है वो क्या हो, नैरो हो जाए। तो नैरो होने का मतलब ही क्या हुआ कि S1 एंड S2 विल बी क्लोज टू ईच अदर। सो व्हाट द बेसिक ऑफ YDAC, YDAC का बेसिक समझ आ गया अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं होगी इसमें? पक्की बात है। अब क्योंकि हमने कहा कि फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो गया कोहेरेंट की वजह से, तो यहां से एक पॉइंट दिमाग में रख लेंगे, तो बिल्कुल एंड में जाके ग्राफ बनाएंगे हम, तो वहां यूज करेंगे कि ऑल द ब्राइट विल बी इक्वली ब्राइट, ऑल द डार्क विल बी इक्वली, मतलब जितने भी ब्राइट होंगे सबकी मैक्सिमम इंटेंसिटी बराबर, और जितने भी डार्क होंगे तो जीरो ही होंगे, वो सारे जीरो के एक साथ बराबर, ये रखेंगे हम लोग, ध्यान रहेगा। अब हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी है बेटा, यहाँ पे टोटल 5 से 6 कैलकुलेशंस हैं, उनको ध्यान से समझिएगा बेटा। सो इसको मैं हेडिंग डाल रहा हूं यहां पर, एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। ठीक, तो बेसिकली इसमें हम सिर्फ और सिर्फ फ्रिंज विड्थ ही नहीं, ठीक, इक्वेशन फॉर पाथ डिफरेंस, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ मिनिमा, फ्रिंज विड्थ, ठीक, एंगुलर विड्थ, सब चीजें निकालेंगे, ठीक है। और इसको करने के लिए हम एक छोटा सा अपरेटस पहले रेडी करते हैं अपना, से ये हम लोगों ने रखी हमारी एक डबल स्लिट,
सो ये हो गया हमारा S1 और ये हो जाता है, और विड्थ जो है बेटा, इसे कभी भी कोई अलग सिंबलाइजेशन मत लेना, नहीं तो फॉर्मूलाज में तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी। तो हमेशा फिक्स कर दो सिंगल स्लिट की विड्थ स्मॉल ए, डबल स्लिट की विड्थ स्मॉल डी, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन इन बोथ द केसेस, चाहे इंटरफेरेंस पढ़ रहे हो और आगे चल के हम डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे उसमें भी, इट इज ऑलवेज कैपिटल डी। ठीक है, इनको स्टैंडर्ड रखो। और ये रख देते हैं हम लोग यहाँ पर हमारी एक स्क्रीन, दैट इज द फोटोग्राफिक प्लेट। अब स्लिट और स्क्रीन इन दोनों के बीच की जो दूरी है बेटा, ये अभी बोला था ना आपको कि इसे क्या रखना है हमेशा स्टैंडर्ड, कैपिटल डी। हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्लिट प्रोजेक्ट कर लेते हैं एक पॉइंट ऑन द स्क्रीन, फिर द पॉइंट इज ओ, इस पॉइंट को ओ नेम कर देते हैं। अब देखो हमारे पास S1 से वेव फ्रंट इस तरीके से और S2 से वेव फ्रंट, सो ऑल ओवर द स्क्रीन बहुत सारे पॉइंट होंगे जहां पर की इंटेंसिटीज डेवलप हो रही होंगी, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी। सो हम लोग वो पॉइंट बात कर रहे हैं जो बिल्कुल ठीक कहां मिल रहा होगा, सेंटर में। सो भाई S1 से O एंड S2 से O, हमने ये चीज बनाई, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कहां पर, एट पॉइंट O। अगर हम पॉइंट O पर देखें, सो S1O इज इक्वल टू S2O। अगर ऐसा है, so will there be any path difference? भाई S1O S2O दोनों बराबर हो गए, so S1O minus S2O will be 0. So हमारे पास कोई path difference नहीं है, and if there is no path difference, then the phase difference will also be 0. बच्चा पार्टी याद करो, what is phase difference? 2 pi by lambda into path difference। लास्ट क्लास में भी बताई थी ये चीज आपको, ठीक है? विश्वास सामने ध्यान दो बेटा। अगर इसको यहाँ रखा, what will be the phase difference then? 0। अगर phase difference 0 है तो कैसा interference? Constructive interference। If it is constructive interference, the amplitude will be maximum and the intensity will also be। और हम तो बात कर रहे हैं कोहेरेंट सोर्सेस को लेकर के, तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी that will be the peak value, final maximum value 4a square, that is I0। so इस वजह से पॉइंट O termed as central maxima, इसको क्या नाम दिया जाता है, सेंट्रल मैक्सिमा दिया जाता है। बात समझ आई? अब हमने देखा भाई पॉइंट O पर पाथ डिफरेंस 0 ही आ गया ना, क्या ही कैलकुलेट करें उसे, तो वहां तो कोई कैलकुलेशन कहीं और देखते हैं हम लोग। ठीक, सो अगला पॉइंट देखिएगा, यहां से हमने ये प्रोजेक्ट कर लिया, यहां से ये पैरेलल प्रोजेक्ट कर दो, तो बेटा ये वाले डिस्टेंसेस, यहां से ये वाली वैल्यू और यहां से ये वाली वैल्यू, दिस विल बी d बाय, और ये नीचे वाली भी कितनी, d बाय 2। ये ध्यान रहेगा ना सभी को? ठीक, इसको यहां मेंशन कर देते हैं भाई, हाफ पोर्शन d बाय 2, हाफ पोर्शन d बाय 2, ये रहेगा। ठीक है, नाउ अगले पॉइंट की तरफ चलते हुए हम लोगों ने क्या करा, से S1 से एक नए पॉइंट पर यहां कहीं से पॉइंट P, और S2 से पॉइंट यहां पे बात कर रहे हैं। क्या अभी भी ये बराबर डिस्टेंसेस हैं S1O एंड S2? नहीं। सो नाउ S2O इज ग्रेटर देन S1, सॉरी S2P, S2P इज ग्रेटर देन S1P, तो पाथ डिफरेंस 0 नहीं, सो 0 नहीं है, सो लेट्स कैलकुलेट, सो कैलकुलेट करके देखेंगे हम लोग। सो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां पर एट पॉइंट P, पॉइंट P पर हमने देखा S1P इज नॉट इक्वल टू S2P, इसका मतलब पाथ डिफरेंस इज नॉट 0, जो पाथ डिफरेंस है वो 0 नहीं है। अगर पाथ डिफरेंस 0 नहीं है तो इसका मतलब फेज डिफरेंस विल नॉट बी 0। अगर फेज डिफरेंस 0 नहीं है तो
कौन से इंटरफेरेंस में जाना शुरू हो जाएगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो एम्पलीट्यूड विल बी मिनिमम, इंटेंसिटी विल आल्सो बी। भाई हम बात करते थे कोहेरेंट को लेकर के, और कोहेरेंट में मिनिमम कितना? 0 है बिल्कुल एकदम। तो मतलब ये क्या बनाएगा? डार्क। सो ये तो बन गया हमारा मैक्सिमम, और जब यहाँ डार्क होगा तो क्या बनेगा? मिनिमम। आई बात समझ में? ठीक। सो O से लेकर के और P तक ये हमने मार्क कर लिया पोजीशन। तो जो X है यहाँ किसको रिप्रेजेंट करेगा? पोजीशन। अगर मैं पाथ डिफरेंस इक्वेट करता हूं मैक्सिमा वाला तो मुझे मिलेगी मैक्सिमा की पोजीशन, और अगर मैं पाथ डिफरेंस इक्वेट करता हूं मिनिमा वाला तो मुझे मिलेगी मिनिमा की पोजीशन। पहले बताओ यहां तक क्लियर अच्छे से? अब हमने कहा कि भी 0 नहीं है, ठीक है? सो लेट्स कैलकुलेट दैट नॉन जीरो रीडिंग कि वो होगी कितनी हमारे पास, ठीक है? सो उसके लिए हम लोगों ने क्या करा? Now path difference will be written as what? भाई बड़े वाली वैल्यू में से S2P, ठीक, छोटे वाली माइनस कर दो, S2P माइनस लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। इसको फिलहाल फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है? अब देखो हमने कहा ये पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है d/2, ठीक है? सो व्हाट अबाउट दिस पोर्शन? x माइनस d/2, क्या बनेगा? x माइनस d/2। और अगर ये पूरा पोर्शन x है और ये d/2 है, so this total will be how much? x plus d/2, ठीक है? so इसको हम लोग यहाँ कर देते हैं। This will be x plus d/2, है ना? So x minus d/2 यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं, so this is a and this is b। फिगर क्लियर है सभी को अच्छे से? अब हम कोई एक रीडिंग कैलकुलेट करेंगे, अपनी चॉइस आप लोग रख लेना, या तो S2P या फिर S1, ठीक है? से द ट्रायंगल S2BP, हमने बड़ा वाला ट्रायंगल पकड़ा S2BP। टेकिंग ट्राइंगल S2BP, आप देखो जो अभी इक्वेशन बन के आएगी इसको अलग से ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? कि भाई जो जीरो पाथ डिफरेंस नहीं बन रहा, ठीक है, वो इसलिए नहीं बन रहा ना कि भाई जो हमारी S1 से P तक, S2 से P तक अनइक्वल रीडिंग्स आ रही, तो उसमें से बड़े वाली वैल्यू कौन सी रही होगी? तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू भी ध्यान रखनी पड़ेगी आपको इक्वेशन फॉर्म पे, ठीक? सो S2BP में आप लोगों ने पाइथागोरस लगाया तो कितना बनेगा? S2P square equal this base that is D and perpendicular that is BP, x plus d/2। तो हम क्या कर सकते हैं? It is d square plus x plus d/2 ये चीज आएगी। अब इस पूरे में से हम d स्क्वायर को कॉमन करते हैं, ठीक है? अब कैलकुलेशंस बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। सो हमारे पास S2P square will be equal to d square 1 plus x plus d/2 square and divided by d square। ये चीज भाई दोनों साइड ले लेते हैं रूट। जैसे ही दोनों साइड रूट लिया तो ये कितना रहेगा? S2P। ये रूट से बाहर आके कितना हो गया? d। और यहां हो गया 1 प्लस x प्लस d/2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय d स्क्वायर एंड पावर हाफ विद इन द रूट आ गए। ये वाला इस रूट से बाहर। अब इसे एक्सपैंड कर दो बाइनोमियली, सो क्या बनेगा हमारे पास? S2P इक्वल्स d। भाई बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या करेंगे? जो पावर है वो लास्ट वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे। सो कितना बना हमारे पास? 1 प्लस x प्लस d/2 स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2d स्क्वायर। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास S2P जो बड़े वाला डिस्टेंस था जिसकी वजह से पाथ डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो आ गया, ठीक है? खुशी बेटा लिसनेस नहीं। नाउ सिमिलरली
हम लोग क्या करते हैं, किसे लिखने की कोशिश करते हैं, S1P। सो देखो ध्यान से, जब आप लोग S2P को कैलकुलेट कर रहे हो तो ये BP काम कर रहा है ना, जब S1P को करोगे तो कौन काम करेगा, AP, और वो कौन है, X माइनस। सो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली डायरेक्ट लिखो, यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, सो आपके पास कितना बनेगा, दिस इज D1 प्लस x माइनस D/2 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2D स्क्वायर, लेट इट बी इक्वेशन नंबर, ठीक है। हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं, S2P भी आ गया है और S1P भी आ गया, तो हम पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। पांडे सामने ध्यान दो बेटा। सो नाउ यूजिंग सेकंड एंड थर्ड एंड फर्स्ट, सो देखो हमारे पास हमने जो पाथ डिफरेंस को लिखा था बेटा, कितना लिखा था, दिस इज S2P माइनस, तो अगर हम लोग यहाँ रीडिंग्स रखें, ठीक है, तो देखो S2P ये वाली वैल्यू एंड माइनस दिस, D थ्रू आउट कॉमन आएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एलसीएम आ जाएगा 2D। सो हमारे पास क्या बना यहाँ पर, ब्रैकेट से बाहर आ गया, एलसीएम कितना आ गया 2D स्क्वायर, और यहाँ है x प्लस D/2 स्क्वायर माइनस x माइनस D/2। बेटा यहां तक कोई डाउट तो नहीं, पक्की बात है ना। अब देखिए भाई, यहां ये D से D गया, अगर आप ध्यान से देखें इस हिस्से में आएगा x स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाय 4, x स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाय 4, नेगेटिव के साथ ब्रैकेट ओपन होगा तो पूरा कैंसिल, फिर यहाँ क्या बचेगा xd, यहाँ पे भी क्या बचेगा माइनस xd, नेगेटिव के साथ प्लस हो जाएगा, सो कितना आ जाएगा हमारे पास 2xd अपॉन 2d, ये कैंसिल, then what will be the path difference, x small d by capital D। जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे ना तो मैंने आपको ये वैल्यू बीच में डायरेक्ट लिख दी थी कि आप लोग सॉल्व कर लेना, तो इस तरीके से सॉल्व करके दिखा देना है वहां पे, ये पहली चीज कैलकुलेट होगी। तो ध्यान रखना है स्टैंडर्ड YDAC में पाथ डिफरेंस कितना, x स्मॉल d बाय कैपिटल D, इतना हो जाएगा। अब इसी की हेल्प से हम लोग जाएंगे बेटा हमारे पास फॉर पोजीशन ऑफ मैक्सिमा। भाई अगर हम लोग पता करना चाहते हैं मैक्सिमा की पोजीशन को, सो देखो मैक्सिमा की पोजीशन के लिए हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द पाथ डिफरेंस, इट इज n लैम्डा, जो पाथ डिफरेंस है वो कितना लिखा था हमने n लैम्डा, बट YDAC में जो हमने पाथ डिफरेंस कैलकुलेट किया वो कितना, इट इज x स्मॉल d बाय कैपिटल D, और हम कर देते हैं दोनों को कंपेयर, सो कंपेयरिंग बोथ, तो हमारे पास कितना बना x स्मॉल d बाय एंड दिस इज इक्वल टू, तो व्हाट विल बी दिस x, दिस इज n लैम्डा कैपिटल D बाय, तो ये आ जाती है पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, जिसमें कि जो n है वो 0 से इस तरीके से चलेगा, कर सकते हैं सभी। तो ये तो हो गया पोजीशन ऑफ मैक्सिमा। इसके बाद हमारे पास आता है बेटा पोजीशन ऑफ, और पोजीशन ऑफ मिनिमा। मिनिमा बोले देखो, मैक्सिमा बोले तो ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन, ठीक है, मिनिमा बोले तो डार्क फ्रिंज की पोजीशन, ठीक है। सो फॉर मिनिमा what is the path difference, it is 2n minus 1 lambda by, and YDAC का तो ये है, so comparing with the general, with general equation in YDAC, so कितना बना हमारे पास x small d by is equal to 2n minus 1 lambda by, so बेटा पोजीशन ऑफ मिनिमा आ जाती है हमारे पास कितनी 2n minus 1
लैम्डा बाई 2 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। आया समझ या नहीं आया? पक्का क्लियर है? अब देखो अगला पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा हमारे पास, दैट इज द इक्वेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ। इसी के लिए तो ये सारा कुछ करा बेटा, ठीक। फ्रिंज विड्थ को रिप्रेजेंट किससे करना है? बीटा से। सो जरा डायग्राम के अंदर चलते हैं हम लोग, हमारा जो बेसिक बनाया था हम लोगों ने इधर। अब देखो ध्यान से, अगर मैंने ये वाली ब्राइट फ्रिंज ली और ये वाली ब्राइट फ्रिंज ली, इन दोनों की पोजीशन का जो डिफरेंस होगा वो मुझे किसकी विड्थ दे सकता है? डार्क की विड्थ दे सकता है, हाँ है ना? सो दिस मींस द डिफरेंस ऑफ टू ब्राइट विल गिव्स अस द विड्थ ऑफ डार्क। और अदरवाइज हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर हम लोगों ने ये डार्क और यहां से ये वाली डार्क, तो ये विड्थ मिली, तो कह सकते हैं कि दो डार्क का डिफरेंस लिया तो हमें किसकी विड्थ मिलेगी? ब्राइट। आया समझ? सो फ्रिंज विड्थ को अगर हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करें, ठीक, सो फ्रिंज विड्थ को अगर डिफाइन करते हैं तो इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या बनती है? दैट इज द डिफरेंस ऑफ टू सक्सेसिव मैक्सिमा और मिनिमा, इस तरीके से, ठीक है। सो जब हम फॉर्मूले वाइज लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? दिस बीटा इज इक्वल टू एक्स एन माइनस xn माइनस 1, इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ध्यान समझना, फॉर विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, अगर हम बात कर रहे हैं फ्रिंज विड्थ निकालने की और वो भी कौन से वाली फ्रिंज की? डार्क की, तो हमें किसका डिफरेंस लेना पड़ेगा? दो ब्राइट का। सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ब्राइट? ये वाली। सो what will be xn? This will be n lambda capital D by, and what will be xn minus 1? This is n minus 1 lambda capital D by, बोलो हाँ है ना? पक्का क्लियर है? अब इसको अगर हमने अपने बेसिक फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करा, we will get x is equal to, sorry, we will get beta equal to xn. This is n lambda capital D by D माइनस, देखो इसको ब्रैकेट को ओपन कर लो, माइनस एन लैम्डा कैपिटल डी बाई डी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस लैम्डा कैपिटल डी बाई, सो व्हाट विल बी बीटा? इट इज लैम्डा कैपिटल डी बाई। तो ये हमने किसके लिए करा? विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। एंड लेट्स सी, अगर हम लोग क्या करते हैं फॉर विड्थ ऑफ अ ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। सो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ क्या होगी? दो डार्क पोजीशंस का डिफरेंस, वो ये है हमारा। अब समझो, सो व्हाट विल बी एक्स एन? दिस इज 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 कैपिटल डी बाई, और अब हम करते हैं एक्स एन माइनस 1। सुनिएगा ध्यान से, n की जगह क्या करा? n माइनस 1। सो दिस बिकम्स 2n माइनस 3, ब्रैकेट ओपन करके क्या हो जाएगा? 2n माइनस, सो 2n माइनस 3 लैम्डा बाई 2 कैपिटल D बाई, एंड रिप्लेस द वैल्यूज इन द जनरल फॉर्मूला। जैसे ही आप रीडिंग्स रिप्लेस करेंगे आपको बीटा फिर से क्या मिलेगा? लैम्डा कैपिटल D बाई। दिस मींस डजंट मैटर कि वो पहली ब्राइट है, ठीक है, या 10वीं डार्क है, फ्रिंज विड्थ में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? हमने भी कैलकुलेट करा ना, हमने ब्राइट वाली की फ्रिंज देखी, डार्क वाली की फ्रिंज, दोनों की क्या आ रही है? बराबर। एंड सेकेंडली वहां n नहीं आ रहा, पोजीशन नहीं आ रही, तो चाहे सेंट्रल हो, चाहे 10th फ्रिंज हो, चाहे 100th हो, चाहे 25th हो, ब्राइट हो, डार्क हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रिंज विड्थ क्या रहेगी? सो नाउ वी गेट द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स। पहला, YDAC के अंदर हमने कोहेरेंट सोर्स यूज किए जिसकी वजह से फेज डिफरेंस हो गया कांस्टेंट,
इंटेंसिटी, नेट इंटेंसिटी जो बनी वो भी क्या होगी, जिसकी वजह से ऑल द ब्राइट आर इक्वली ब्राइट एंड ऑल द डार्क आर इक्वली, जितने भी ब्राइट होंगे सबकी इंटेंसिटी बराबर ब्राइट, जितने भी डार्क होंगे सबकी इंटेंसिटी बराबर डार्क, पहली चीज। और दूसरी चीज, चाहे ब्राइट फ्रिंज हो चाहे डार्क फ्रिंज हो, सबकी विड्थ क्या रहेगी, सेम रहेगी। समझ आई बात, ठीक। देन इसके बाद ये प्रूव करने के लिए भी आता है बेटा 12th जो बैठे आप लोग, ठीक है, उसमें बोलेगा कि प्रूव करो कि जो फ्रिंज विड्थ है चाहे ब्राइट हो चाहे डार्क हो, दैट विल ऑलवेज रिमेन द सेम। बिंदास ही कर देना, टेंशन फ्री होगी, इसके अलावा कुछ मत करना प्लीज, ठीक है। अगला पॉइंट बेटा देखो इसके अंदर आता है हमारे पास एंगुलर विड्थ। एंगुलर फ्रिंज विड्थ रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, और बहुत सिंपल सी चीज है, थीटा इज इक्वल टू बीटा बाय कैपिटल। सो देखो हमारे पास बीटा जो था वो कितना बना, लैम्डा कैपिटल डी बाय, आप कैपिटल डी को डिनोमिनेटर में ले आओ, सो बीटा बाय कैपिटल डी विल बी लैम्डा बाय, दिस मींस थीटा विल बी बीटा बाय डी विल बी लैम्डा बाय, इस तरीके से। समझ आई बात, कर सकते हैं याद है। एंड द लास्ट पॉइंट, ग्राफ। सो किस तरीके से देखो, दिस इज इंटेंसिटी वर्सेस पोजीशन, इंपॉर्टेंट। और आपने देखा भी अभी हमने जो प्रीवियस ईयर पेपर्स करे हैं उनमें ये क्वेश्चंस काफी बार मिला भी है, ठीक है। सो किस तरीके से बनाना होता है उसको देखो बेटा ध्यान से। भाई अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास क्या रहेगा, इंटेंसिटी रहेगी, ठीक। और अलोंग एक्स एक्सिस हम लोग ले लेते हैं पोजीशन, ठीक है। अब या तो मैक्सिमा या फिर मिनिमा, ठीक है। सो पोजीशन ऑन स्क्रीन, थोड़ा एक्टिव रहो बेटा, लास्ट पॉइंट है, ठीक। तो इसके साथ वाईडीएसी खत्म हो जाएगा आपका पूरा। ये हम लोगों ने मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए इस तरीके से कर लिया, और ये ध्यान रहे कि विड्थ भी सबकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये जो पोर्शन लेंगे ना, ये इक्वल पोर्शंस लेकर के बनाना बेटा आप लोग, कि चाहे ब्राइट की बने चाहे डार्क की बने, सबकी विड्थ क्या लगे, सेम आए हमारे पास, ठीक। और अब ये ग्राफ किस चीज का और कैसे, याद करो हमने लिखा ना, आई नेट इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर फाइव। तो ये किसका ग्राफ बनेगा, कॉस का नहीं, कॉस स्क्वायर का। सिर्फ कॉस का ग्राफ देखते हैं तो वो तो नेगेटिव पे भी चलाता है, स्क्वायर हो गया, सो ग्राफ पॉजिटिव ही पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है। सो हमारा जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके से, बराबर विड्थ चाहे मैक्सिमा और चाहे मिनिमा, इस तरीके से बना दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब ये वाला जो है, मान लो दिस, ये वाला, दिस इज द ब्राइट, ये वाला, और अगर मैं ये लेता हूं यहां से ये नीचे, ये वाला, ये दिस वन, दिस इज द, इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अब देखो जितने भी ब्राइट है सबकी इंटेंसिटी आई नॉट, सबकी इंटेंसिटी कितनी रहेगी, आई नॉट रहेगी, हाँ या ना। और जितने भी डार्क हैं सबकी इंटेंसिटी कितनी रहेगी, सबकी इंटेंसिटी जीरो, क्लियर हुआ, ठीक। सो हम लोगों को बेटा जो यहां पर रीडिंग्स लिखनी है, ठीक, हमें लिखनी है पोजीशन। सो सपोज हम लोग पोजीशन लिख रहे हैं किसकी, मैक्सिमा। सो मैक्सिमा की पोजीशन के लिए फॉर्मूला, इट इज एन लैम्डा कैपिटल डी बाय, सो सेंट्रल वाले के लिए तो जीरो करा तो जीरो, फिर
फर्स्ट तो कितना हो गया लैम्डा कैपिटल डी बाई डी, फिर सेकंड 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई डी, फिर 3 लैम्डा कैपिटल डी बाई, ओरिजिन से लेफ्ट सेम चीजें चलेंगी बट नेगेटिव में आ जाएगा, -3 लैम्डा कैपिटल डी बाई डी, -2 लैम्डा कैपिटल डी बाई डी, माइनस लैम्डा कैपिटल डी बाई डी। सो दिस इज ऑल अबाउट हमारा YDS बेटा, कर सकते हैं आप सभी अच्छे से, पक्का है? ठीक है, सो ये रखते हैं आज के लिए हम लोग।